आप सभी का स्वागत है। पोर्चुगल में रेजिडेंसी लेने के लिए हमें क्या करना होगा, ये क्वेश्चन आपके काफी बार आते हैं और इन क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पुराने दर्शक हैं तो आपको पता होगा कि पहले भी ऐसी डिस्कशन हमारे बीच में हो चुकी है, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रही है। बट एनीवेज, क्योंकि देखिए टाइम टू टाइम ये चीजें अपलोड होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी इंफॉर्मेशन कई बार इररिलेवेंट हो जाती है। तो पोर्चुगल में आप रेजिडेंसी जल्दी कैसे ले सकते हैं और पोर्चुगल ही क्यों, क्या है, आपने बहुत सुना होगा पोर्चुगल पोर्चुगल क्यों है, ऐसा पोर्चुगल का इतना नाम क्यों है, हर कोई वहां पे क्यों जाना चाहता है। इतना कोई रिच देश भी नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो भी आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। किस तरीके से रेजिडेंसी वहां पे मिलती है, जल्दी कैसे मिल सकती है, एक्चुअल में टाइम कितना लगता है और कैसी प्रोफाइल्स वहां पे एक्सेप्टेबल है। ये सारी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ में ये भी कुछ लमसम आपको आइडिया खर्चे का भी हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप नए दर्शक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने दर्शक हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको इस चैनल से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें खुशी होगी। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन कंसर्न है आपके तो आप उसे info@sftc.in पे मेल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमें info@sftc.in पे ईमेल कर सकते हैं, या फिर जो नंबर दिया गया 9810141140 इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एनीवेज, ये तो तरीके हमारे तक पहुंचने के, लेकिन हमारे तक पहुंचने की नौबत शायद आपको ना आए और ये सारे काम आप खुद कैसे करें, ये आपका मेन कंसर्न हो सकता है, आपके दिमाग में हो। तो अगर आपके दिमाग में है तो भी ये वीडियो एंड तक देखिए। यानी कहने का मतलब ये, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और फिर आपको दोबारा कोई डाउट नहीं रहेगा फॉर द टाइम बीइंग। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, आप ध्यान रखिए, अगस्त 2023 के हिसाब से बताई जा रही है। हो सकता है फ्यूचर में इसमें चेंज आ जाए, और ये चेंज आ भी सकते हैं, क्योंकि जो इमिग्रेशन का ट्रेड होता है, वीजा का जो बिजनेस होता है, दिस इज वेरी वॉलेटाइल। आज कुछ और रिक्वायरमेंट्स है, कल कुछ और हो सकती हैं। आज कुछ और क्राइटेरियाज है, कल वो चेंज किए जा सकते हैं। आज गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग है, कल को गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग हो सकती है। तो इसलिए ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगस्त 23 के हिसाब से तो यही है। अगर आप फ्यूचर में, भविष्य में ये वीडियो देख रहे हैं तो उस वक्त हो सकता है ये चेंज हो सके। तो पोर्चुगल की टीआरसी को समझने से पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हम पोर्चुगल की ही बात क्यों करते हैं। पोर्चुगल की टीआरसी मतलब रेजिडेंस कार्ड, टेम्पररी हो या परमानेंट हो। परमानेंट होता तो पीआरसी बोल देते हैं और टेम्पररी होता तो टीआरसी कह देते हैं। पीआर या टीआर समझ लीजिए आप। बट पोर्चुगल ही क्यों, जानते हैं पोर्चुगल के बारे में थोड़ा सा। पोर्चुगल एक शेंगेन एरिया है, शेंगेन कंट्री, एक यूरोपियन यूनियन कंट्री, और एक टाइम पे वर्ल्ड का सबसे पहला ग्लोबल अंपायर वो पोर्चुगीज था। यानी पोर्चुगीज अंपायर was the first ever global empire from Europe। पोर्चुगल के बाद ही ये स्पेनिश, ब्रिटिश लोग एक्सप्लोर करना शुरू करा था इन्होंने। पोर्चुगल से ही वास्को ड गामा ने जो सी रूट था इंडिया तक का डिस्कवर किया था, और पोर्चुगीज लोग ही थे जो नेवल ऑपरेशंस में बहुत ही एडवांस होते थे। और पोर्चुगीज अंपायर ही था जिसे एक्चुअल में हिस्टोरियंस कहते हैं कि पहला ग्लोबल अंपायर कहा जा सकता है, जो यूरोप के अंदर था। उसके बाद ही बाकी देशों का नंबर आया है। तो जब पोर्चुगीज का ये तो छोटा सा ब्यौरा है, तो अगर हम पोर्चुगल के बारे में देखें तो पोर्चुगल जो है वो एक मिड रेंज इकोनॉमी है, एक डेवलप्ड है, हाईली डेवलप्ड है, रिच है, सुपर रिच है, नो डाउट। लेकिन क्या ये इतनी रिच है, इसको हम कंपेयर करें बाकी स्टेट्स के साथ, जर्मनी के साथ नो, स्विट्जरलैंड के साथ नो, आयरलैंड के साथ नहीं, नॉर्वे नो, नीदरलैंड्स नहीं। यानी ये जो कंट्रीज मैंने बताई ये है थोड़ी सी हाई इनकम है इनकी, और पोर्चुगल की थोड़ी मिड रेंज में आती है। मिड रेंज में पोर्चुगल के साथ साथ लगा लीजिए स्पेन, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इनकम सोर्सेज हैं। स्पेन के साथ आप क्लब कर दीजिए ग्रीस को, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। साथ में पोलैंड, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। ठीक है, और इक्का दुक्का देश जैसे अगर आप जाना चाहे एस्टोनिया, लाटविया या फिर क्रोएशिया, इन सब की इनकम ना मोर और लेस 100-200 यूरो ऊपर नीचे होती है, दैट्स ऑल। इन सभी देशों की आसपास घूमती रहती है। ये तो हो गए मिड रेंज के। अगर हम लो रेंज की बात करें तो शेंगन में बेसिकली लो रेंज का कोई है ही नहीं, मिड रेंज में ही है सारे। इसलिए शेंगन ग्रुप बनाता रिच कंट्रीज का अपना एक ग्रुप। तो एक जो कंट्रीब्यूट कर सकता है इकोनॉमिकली, सोशली या फिर पॉलिटिकली उनके ग्रुप को स्ट्रेंथन बनाने के लिए, तो शेंगन ग्रुप बनाया गया था। और अगर हम लोअर की बात करें यूरोप के अंदर, तो आप जानते ही हैं बेलारूस है, लो इनकम कंट्री है। रोमानिया, बुल्गारिया थोड़ा सा लो इनकम है। यूक्रेन अब तो काफी खराब हो गया है, पहले यूक्रेन भी लो इनकम कंट्री ही था जब था ये। इसके अलावा मोल्डोवा है, ये भी लो इनकम कंट्री है। अल्बानिया, बॉस्निया, ये काफी लो इनकम है, मतलब ये लो से भी लो मानी जाती है वहां पे यूरोप में। तो ये जो एरिया है, दिस इज स्टिल अ डेवलपिंग सेक्टर इन साइड ऑफ यूरोप। और जो पोर्चुगल और इनके जो पार्टनर्स हैं, दे आर डेवलप्ड सेक्टर इन साइड ऑफ यूरोप। तो जो पोर्चुगल है वो ये कहता है, पोर्चुगल के पास अगर आप आते हैं और पोर्चुगल से
वीजा लेकर आते हैं या पोर्चुगल के अलावा किसी और शेंगन स्टेट का वीजा लेकर आते हैं, तो पोर्चुगल कहता है कि मैं आपको एक प्रोविजन देता हूं, आप प्रूव करें कि आपके पास एक अच्छी जॉब है, आपको घर मिल गया है, आपकी सारी चीजें यहाँ पे हो गई हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड ओके है और आप लीगल तरीके से शेंगन में आए हो और 6 महीने तक आप लगातार अच्छे से टैक्स करके प्रूव कर देते हो कि आप आइडियल सिटीजन हो, आपका बैकग्राउंड एकदम सही है, आप अच्छे लोगों की तरह रहते हो, 6 महीने में आप प्रूव कर देते हो कि आपने कोई गलत काम भी नहीं किया और हमेशा अपने टैक्सेस टाइम से दिए और सैलरी भी आप अच्छी कमा रहे हो, तो हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं यूरोपियन सिटीजन बनने का। बस ये थोड़ा सा मैंने ड्रामेटिक तरीके से बोला है, लेकिन इसका मोरलेस मतलब यही है। यानी अगर वहां पर कोई भी जाना चाहता है किसी भी कंट्री के वीजा पे, ले शेंगन स्टेट के वीजा पे पोर्चुगल जाता है, उसको वहां पे जॉब मिल जाती है, तो बस उसको जॉब के साथ साथ ये सारी चीजें प्रूव करनी होगी। 6 महीने तक अपना लगातार टैक्स पे करने के बाद उसको एलिजिबिलिटी मिल जाती है। अब ये एलिजिबिलिटी के बाद क्या होता है, 6 महीने आपने टैक्स पे करा, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उनका जो भी सीए है या फिर आपका पर्सनल सीए है, आप उसको बोल सकते हैं कि अब आप मेरा रेजिडेंस कार्ड फाइल करें। वैसे तो खुद ही बाय डिफॉल्ट वो आपको बता देंगे। 6 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी होते हैं। हो सकता है आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का हो, तो 6 महीने के बाद ये रिन्यू भी होते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। रिन्यू आराम से हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर जब आप वहां पे जॉब करते हैं, 6 महीने आपके हो जाते हैं और आप अपने लॉयर को बोलते हैं, सीए को बोलते हैं, या फिर आपकी जो कंपनी है आप उनको भी बोल सकते हैं, वहां पे जो उनका सीए अकाउंटेंट है या जिसे वो इकोनॉमिस्ट कहते हैं, उसको भी आप कह सकते हैं कि प्लीज आप मेरा रेजिडेंस कार्ड फाइल करें, तो वो आपको रेजिडेंस फाइल की एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा। अगर आपके पास पोर्चुगीज की कमांड है तो एक एडवांटेज है कि आपको पीआर का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आप टेम्परेरी कार्ड ही फॉलो करें और उसी पे ही अप्लाई करें। टीआरसी अप्लाई करने के लिए सेफ SEF एक ऐसा एसोसिएशन है, एक गवर्नमेंट बॉडी है जो सारे फॉरेनर्स को रेगुलेट करती है जो पोर्चुगल में लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाह रहे हैं या रेजिडेंसी अप्लाई करना चाह रहे हैं। एक इस तरीके से इनके पास ये एक जिम्मेदारी है। इसका लेटेस्ट अपडेट हमने लास्ट टाइम बताया था, पोर्चुगल में सेफ डिसॉल्व हो रहा है और कुछ टाइम बाद एक नया एसोसिएशन है जो सारे अफेयर्स को टेक ओवर कर लेगा। तो उस टाइम जो नए रूल्स आएंगे वो उसी टाइम ही डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग हम सिर्फ सेफ के बारे में बात करते हैं। तो सेफ के पास आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, जब आपके 6 टैक्स हो जाते हैं आप वहां पर जाते हैं, अपने बायोमेट्रिक देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने VFS में वीजा के टाइम दिए थे, बायोमेट्रिक दिए थे, फोटो खींची थी आपकी, राइट, सेम वैसे वहां पर भी एक स्टेप होएगा बायोमेट्रिक का। आपने वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे जो भी आपका निफ नंबर है, निफ नंबर वो बोलते हैं, जैसे पैन नंबर हो गया, राइट, सोशल नंबर है जैसे हमारा आधार कार्ड नंबर हो गया, ओके, जुनता एग्रीमेंट हो गया जैसे हमारा रेंट एग्रीमेंट हो गया जहां पर भी आप रहते हैं, और अगर आप प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो उसका कोई ना कोई ओनरशिप प्रूफ साथ में अटैच कर सकते हैं, राइट, और अकाउंट की डिटेल्स आपको देनी होगी जैसे हम इंडिया में देते हैं। सेम ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वहां पर जाने हैं, बायोमेट्रिक के साथ जमा कराने हैं, उसके बाद कुछ महीनों के बाद आपको कार्ड मिल जाएगा। अब जब इसमें सिर्फ एक ही फ्लॉ है, वो फ्लॉ क्या है, जब 6 महीने आपके हो जाते हैं और जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो अपॉइंटमेंट 2-4 दिन की बाद की नहीं मिलती है, महीनों महीनों बाद की भी मिलती है, क्योंकि ड्यू टू रश तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई 6 महीने तो हो गए, मेरी एलिजिबिलिटी तो आ गई है, बट अपॉइंटमेंट नहीं आई है। तो अपॉइंटमेंट आने में टाइम लग सकता है, 3 महीने लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं। फिर आप अपॉइंटमेंट अटेंड करते हैं और जैसा हमने अभी डिस्कस किया, उसके बाद आपका कार्ड आता है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को नहीं पता, जब आप अपॉइंटमेंट दे देते हैं तो काफी रैंडम केसेस में सेल्फ इंक्वायरी भी कर सकता है, रैंडमली, ये नहीं कि सभी केसेस में होता है, बट रैंडम केसेस में, और ये काफी बार आया भी है, सेल्फ इंक्वायरी करता है, क्या आपने एम्प्लॉयमेंट दिखाई थी वाकई में हुआ है, क्या आप जहां पे बता रहे हो वहां पे रह रहे हो, क्या आपका अकाउंट एक्टिव है, क्या कोई आपने 6 महीने में कोई ऐसा तो नहीं, कोई गलत काम किया हो, कोई पुलिस केस तो नहीं बना आपके ऊपर, कोई रैंडम आपकी कोई कंप्लेंट तो नहीं आई हुई हमारे पास। ये सारे ला करके सारे ऑप्शन चेक किए जाते हैं। ऐसे केस में काफी लोगों की फाइल होल्ड पे चली जाती है जब वो अपना डमी कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं। ये डमी कॉन्ट्रैक्ट का भी एक प्रॉब्लम है, इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहता हूं कि आप जब भी करें हमेशा लीगल तरीके से करें, एक ओरिजिनल जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करें जहां पे एक्चुअल में आपकी जॉब हो। उससे क्या होगा, आपका केस हमेशा ट्रांसपेरेंटली क्लियर रहेगा और आपको कोई प्रॉब्लम आने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, राइट। जब ये सारा कुछ हो जाता है तो इंक्वायरी भी प्रोसेस हो जाती है, तो आपका कार्ड डिस्पैच किया जाता है। अगेन इट कैन टेक अप टू लाइक 3-4 months मोर। तो शुरू में 6 महीने, फिर 3-4 महीने, फिर 3-4 महीने, राइट, तो ये साल से ऊपर तो चला ही जाता है, 12-15 महीने तक लग जाते हैं इसमें, आराम से 15 महीने लग जाते हैं, कई केसेस में 18 महीने भी लगते हैं। वो क्या होता है, जब जाते ही जिसको जॉब नहीं मिलती है, भाई मैंने आज लैंड कराई थोड़ी ना सामने जॉब है, हो सकता है आपको 2 महीने लगे जॉब ढूंढने में, 3 महीने लगे, तो जब जॉब मिलेगी उसके बाद ही तो प्रोसेस शुरू होगा। तो वहां पे जाने के कई बार 1.5 साल बाद भी लोगों को टाइम लग जाता है। आमतौर पे 12 से 15 महीने में हो जाता है काम, बट किसी किसी केस में थोड़ा एक्स्ट्रा भी लग सकता है। अब काफी क्वेश्चंस आपके आते हैं कि आपने सुना है लोगों को 2-2 साल लग रहे हैं। वो लग रहे हैं जो डमी कॉन्ट्रैक्ट वाले प्रॉब्लम्स में है।
जैसा मैंने अभी कहा, इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इस टॉपिक को अगर डिस्कस करने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, तो ये जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो आपको कार्ड मिल जाता है। उस कार्ड की क्या पावर है? उस कार्ड में जैसे आपका मेडिकेयर है वो फ्री हो जाता है, क्लेमेबल हो जाता है। मतलब आप कहीं पर भी किसी भी पोर्चुगीज हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उस कार्ड को शो कर सकते हैं। और अगर आप अपनी फैमिली को बुलाते हैं तो उनके वीज़ा चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा ऑलमोस्ट गारंटी हो जाता है। आपके बच्चे आते हैं, उनका एजुकेशन भी पोर्चुगीज स्कूल्स में फ्री हो जाता है। तो इसके बेनिफिट्स तो बहुत हैं। उसके अलावा ये 2 साल तक वैलिड रहता है। आप पूरे यूरोप में कहीं पर भी जा सकते हैं, आपको वीज़ा नहीं चाहिए। यूरोप में, शेंगेन से बाहर भी आपको वीज़ा नहीं चाहिए। काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ पे आप इस कार्ड की बदौलत जा सकते हैं। उसके अलावा इंडिया में जब मर्जी आएँ, जब मर्जी वापस जाएँ, कोई आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो एक तरह से लॉन्ग टर्म में आपको बार बार वीज़ा अप्लाई करने का हसल इससे बच जाता है। अब ये पोर्चुगल ही क्यों दे रहा है, बाकी देश क्यों नहीं दे रहे? आप सोच रहे होंगे जर्मनी नहीं दे रहा, फ्रांस नहीं दे रहा, पोर्चुगल ही दे रहा है। एक्चुअल में पोर्चुगल के पार्लियामेंट ने ये जो टीआरसी का जो प्रोसेस है, ये एलिजिबिलिटी जो प्रोसेस है, ये काफी पहले अप्रूव किया था। सिमिलर प्रोसेस और भी कंट्रीज के थे, लेकिन वहां पे इलीगल इमिग्रेशन होने की वजह से उसको डिसमेंटल कर दिया गया। जर्मनी एक रिच कंट्री है, वहां पे इतना ज्यादा इमिग्रेशन हो गया कि उन्होंने इस चीज को बढ़ावा ही नहीं दिया। लोग वहां 8-8 साल से रह रहे हैं, लेकिन जर्मनी की पीआर नहीं मिल पाती, जबकि उनको एफिशिएंटली जर्मन लैंग्वेज आती है। सेम गोज विद स्विट्जरलैंड, वहां पे तो क्राइटेरिया ही खत्म कर रखा उन लोगों ने। अब ग्रीस में जाए, वहां पर भी अब टाइम लगने लगा है, पहले ग्रीस को जल्दी मिल जाता था। फ्रांस में भी सेम प्रॉब्लम है, बट पोर्चुगल में अभी भी ये काफी ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है और सबसे क्विक हो रहा है। पोर्चुगल के अलावा कौन सी कैपेबल कंट्रीज हैं जहां पर आप ऐसा ही सिमिलर प्रोसेस देख सकते हैं? कुछ कुछ मिलता जुलता स्पेन का भी है, बट स्पेन में टाइम एक्स्ट्रा लगता है, 4-4 साल लग जाते हैं। प्रोसेस कहने को 3 साल का है, लेकिन 4 से कम नहीं लगते। और उसमें भी काफी बार ऐसा होता है, बीच में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रबल होता है कि वो भी नहीं हो पाता। इसलिए लोग पोर्चुगल में ही आते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें कोई और ट्रबल नहीं चाहिए। सिमिलर प्रोसेस आप माल्टा में भी सुनेंगे, बट वहां पर भी हिकअप्स बहुत आते हैं। सिमिलर प्रोसेस क्रोएशिया का भी है, बट वहां पर भी हिकअप्स फुल। और क्रोएशिया में थोड़ी सख्ती इसलिए क्योंकि अभी रिसेंट शेंगेन स्टेट बना है, तो वहां पर नहीं। हाँ, एक पोलैंड एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे लोगों ने बड़ा एक्सप्लोर करा है। पोलैंड पोर्चुगल की तरह ही टीआरसी प्रोसेस को इंप्लीमेंट करता था, और 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल ऐसे ऐसे इसके अलग अलग क्राइटेरिया थे जिसमें ये रेजिडेंसीज देता था। अब जैसे आपने अभी सुना होगा कि पीआर टीआर का हम बातें कर रहे थे, आप में से काफी लोग होंगे सोचना चाह रहे थे कि सिर्फ 2 साल की वैलिडिटी मिलती है। पोर्चुगल 2 साल की दे रहा है, बाकी वो भी नहीं देते बाकी कोई 1 साल का देता है, 1 साल से ऊपर कोई नहीं देता। पोर्चुगल एटलीस्ट 2 साल का तो देते हैं, 2 साल का तो देता है एटलीस्ट। और इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है, या तो आप पीआर अप्लाई करें, पीआर फिर सीधा 5 साल का होता है, वो कार्ड आपको 5 साल का मिलेगा, बट उसके लिए आपको पोर्चुगीज लैंग्वेज आनी चाहिए। वो सबसे एटमोस्ट रिक्वायरमेंट है। इसमें लैंग्वेज टेस्ट होता है, आपने सुना होगा A1 A2, वो क्लियर करने होते हैं, दैट्स ऑल। और अगर आप इतने टाइम पे रहते हैं पोर्चुगल में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब मान लीजिए टीआर किसी ने लिया है या पीआर किसी ने लिया, तो कितने टाइम बाद उसे नेशनैलिटी मिलेगी, उसको पासपोर्ट कब मिलेगा, वो यूरोपियन प्रॉपर यूरोपियन नेशनल कब बनेगा? जब आपको कार्ड मिल जाता है उसके बाद आप अपने पूरे 5 साल कैलकुलेट करें, आपके पूरे 5 साल कंप्लीट होने चाहिए। 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही आप अपनी नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं तब भी आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है, और ये नहीं कि आपने अप्लाई करा तुरंत पासपोर्ट आ गया। वो प्रोसेस भी पूरा लेंथी प्रोसेस है, 1 साल 1.5 साल कहीं नहीं गया। यानी शुरू में 5 साल, एक तो टीआरसी आने में 1 साल 1.5 साल, फिर 5 साल आपको बीच में प्रूव भी करना होगा, फिर अगेन 1-1.5 साल में आपका पासपोर्ट आता है। तो कुल मिला के 7-8 साल का टाइम लग जाता है पासपोर्ट को आने में इस प्रोसेस के थ्रू। अब क्या कोई फास्टर प्रोसेस है? थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस है। जैसे इन्वेस्टमेंट बेस्ड वीजा है, आप इन्वेस्ट करते हैं वहां पे, या गोल्डन वीजा है। गोल्डन इन्वेस्टमेंट भी होता है, एंटरप्रेन्योर वाला भी होता है। आप कोई बिजनेस ओपन करते हो, उसके बेस पे आप करते हो। उसमें क्या होता है, पीआर 5 साल का मिलता है। 5 साल में एलिजिबिलिटी पूरी होने के बाद आप डायरेक्ट नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। गोल्डन वीजा में सबसे अच्छी बात क्या है, उसमें ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 1 साल में इतना टाइम पोर्चुगल में रहना ही होगा, जो बाकी सभी कैटेगरीज में है। आपको उसमें प्रूव करना होता है कि आप पोर्चुगल में साल के 8 महीने रह रहे हैं। अगर आप ब्रेक करके रह रहे हैं तो 8 महीने रह रहे हैं। अदरवाइज अगर आप सिंगल गो में रह रहे हैं तो फिर आप 7 महीने तक भी प्रूव कर सकते हैं। बट लेकिन 8 महीने तो आप मान के चले कम से कम आपके देखे जाएंगे, यानी 4 महीने ही आपको मिलेंगे। आप पोर्चुगल के बाहर या शेंगेन एरिया के बाहर बिता सकते हो। बेसिकली पोर्चुगल के बाहर ही होता है इसका मतलब। तो ये था पूरा प्रोसेस पोर्चुगल का, टीआरसी का, पीआर का, नेशनैलिटी का, इसके डॉक्यूमेंटेशन का, कुछ पोर्चुगल की हिस्ट्री, इसको चूज क्यों करते हैं लोग, और कौन सी और कंट्रीज है जो देखी जा सकती हैं। हालांकि इतना कोई उनमें इतना हलचल नहीं है इस वक्त, बट देखी जा सकती हैं। तो पोर्चुगल के ही टीआरसी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप वहां पर जाने में इंटरेस्टेड हैं, लॉन्ग टर्म रहने में इंटरेस्टेड हैं, तो
वी हैव एन ऑफिस इन एमेडोरा इन लिस्बन ऑल्सो। आप वहाँ पर जाकर भी अपनी फाइलिंग करा सकते हैं। आप दिल्ली में हमारा ऑफिस है, यहाँ पर आके भी आप हमसे अपनी वीज़ा प्रोसेसेस करवा सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, कभी भी वीज़ा की 100% गारंटी ना माने। कोई भी कैटेगरी हो, 100% इज नेवर गारंटी। कहीं पर भी अगर आपको 100% गारंटी की चीज़ बताई जाती है, आप समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। क्योंकि कोई भी कॉन्सुलेट, किसी भी एम्बेसी का, किसी भी हाई कमीशन का, पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी भी नेशनैलिटी को वीज़ा गारंटी नहीं देता, अनलेस वो कोई डिप्लोमेट पासपोर्ट हो या कोई वीआईपी हो, उनकी बात अलग होती है। ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए प्रोसेस यही है, देर इज नथिंग गारंटीड, राइट। बट हाँ, प्रोबेबिलिटीज जरूर होती हैं। अच्छी प्रोबेबिलिटी है तो वीज़ा मिलता है, कम प्रोबेबिलिटी है तो डिनाई भी हो सकता है। अगर डिनाई हो गया तो इसमें दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं है। देर आर ऑलवेज सॉल्यूशंस। वीज़ा डिनाई होने के बाद भी किस तरीके से आप अपनी फाइल को रिफ्यूजल के बाद भी सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हो, ये इस चैनल पे ढेरों इन्फॉर्मेशन है। अगर आप पूरी तरीके से प्रिसाइज प्रोफेशनल हेल्प हमारी चाहते हैं तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय।